हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे डायनेमिक्स की सेकंड यूनिट जिसका नाम है वर्क पावर एनर्जी एंड इम्पल्स, अर्थात कार्य शक्ति ऊर्जा और आवेग। तो इसमें देखते हैं इसमें क्या होता है। अगर आपको अचर बल द्वारा किया गया कार्य दे रखा हो तो वर्क डन बाई ए कांस्टेंट फोर्स, तो वो होता है W बराबर एफ डॉट एस। एस यहाँ पर विस्थापन है, एफ क्या है फोर्स है, एस क्या है डिस्प्लेसमेंट है, तो इसको लिख सकते हैं एफ एस कोस थीटा। ये तो किसके लिए था, अचर बल द्वारा किया गया कार्य। अगर हमें दे रखा हो चर बल द्वारा किया गया कार्य अर्थात वर्क डन बाई ए वेरिएबल फोर्स, तो वो होता है W बराबर ए से बी तक एफ डी एक्स, मतलब इंटीग्रेशन ले लिया ए से बी तक एफ डी एक्स। ये क्या होता है, चर बल द्वारा किया गया कार्य होता है। अगर हमारे पास एक प्रत्यास्थ दूरी के विस्तार करने में किया गया कार्य दे रखा हो वर्क डन बाई इन एक्सटेंशन एंड इलास्टिक स्ट्रिंग, अगर ये दे रखा है तो हम जानते हैं हुक का नियम क्या होता है, टी बराबर लैम्बडा एक्स अपॉन एल, जहाँ टी क्या है दूरी में तनाव है और मतलब उसमें टेंसर क्या है वह टी है, मतलब उसमें दूरी में, और लैम्बडा क्या है यहाँ पर प्रत्यास्थ गुणांक है, इलास्टिक कोफिशिएंट, एक्स एक डिस्टेंस है दूरी है, और एल क्या है दूरी की स्वाभाविक लंबाई है यहाँ पर क्या एल, अर्थात इसको लिख सकते हैं हम डब्ल्यू कार्य क्या हो जाएगा, कार्य बराबर होता है x2 माइनस x1 t1 प्लस t2 बटे 2, अर्थात x2 माइनस x1 तो हो जाएगा कुल विस्तार, मतलब उसमें कितना विस्तार हुआ है डोरी में वह है, और डोरी में तनाव का माध्य उसमें कितना टेंसर होता है t1 प्लस t2 बटे 2, उसमें क्या माध्य है वो क्या हो जाएगा आपका गुणा हो जाएगा। हम जानते हैं शक्ति बराबर क्या होता है, dw अपॉन dt होता है, कार्य करने की दर क्या कहलाती है, शक्ति कहलाती है, अर्थात एफ डॉट वी लिख सकते हैं इसको। अब हम करते हैं इनसे संबंधित क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं वो देखते हैं। स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि एक प्रत्यास्थ धागे के अंदर तनाव T1 जबकि लंबाई A1 है तथा तनाव T2 जबकि उसकी लंबाई A2 है। सिद्ध कीजिए कि धागे की स्वाभाविक लंबाई A2 T1 माइनस A1 T2 बटे T1 माइनस T2 है तथा लंबाई से A1 प्लस A2 लंबाई तक विस्तार करने में किया गया कार्य होगा। हमें कार्य ज्ञात करना है, तो हमें दे रखा है, हमने मान लिया कि माना प्रत्यास्थ धागे की स्वाभाविक लंबाई क्या मान ली हमने, उसकी मतलब एक्चुअल उसकी लेंथ क्या है L है धागे की, उसको हमने मान लिया L, और उसका प्रत्यास्थ गुणांक क्या मान लिया लैम्बडा। तो हुक के नियम से हम क्या जानते हैं T1 बराबर लैम्बडा A1 माइनस L अपॉन L, क्योंकि जब तनाव T1 है तो उसकी लंबाई क्या दे रखी है क्वेश्चन में A1 दे रखी है, T2 के लिए क्या दे रखी है लंबाई A2, तो उसमें क्या परिवर्तन आएगा लैम्बडा A1 माइनस L बटे L और T2 लैम्बडा A2 माइनस L अपॉन L। इसको डाल दे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको डाल दे इक्वेशन नंबर सेकंड। अब क्या करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट बटे सेकंड दोनों में भाग दे देंगे, तो T1 बटे T2 लैम्बडा से लैम्बडा चल जाएगा, L से L चल जाएगा, क्या रह जाएगा A1 माइनस L बटे A2 माइनस L। इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा T1 A2 माइनस L T2 A1 माइनस L। L वाला पार्ट एक तरफ कर लेंगे और A1 A2 वाला पार्ट एक तरफ कर लेंगे, तो यहाँ से L कॉमन आ जाएगा, T1 माइनस T2 आ जाएगा और A2 T1 माइनस A1 T2 आ जाएगा। यहाँ से क्या किसका मान निकालना है हमें, स्वाभाविक लंबाई निकालनी है, तो वो क्या हो जाएगी L बराबर A2 T1 माइनस A1 T2, ये आ जाएगी लंबाई। लंबाई निकालने के बाद क्या करेंगे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट को देखते हैं, उसमें क्या निकालना है हमें दे रखा लैम्बडा बटे L, ये निकाल लेंगे तो T1 बटे क्या आ जाएगा A माइनस L आ जाएगा, तो ये लिख दिया मैंने T1 बटे A माइनस L। L का मान यहाँ से रख दिया इक्वेशन नंबर 3 से, तो यहाँ से आ जाएगा T1 बटे A1 माइनस A2 माइनस T1 बटे ये रख दिया मान इक्वेशन नंबर 3 से। इसको सॉल्व किया तो क्या आ जाएगा लैम्बडा बटे L बराबर T1 माइनस T2, ये ऊपर जाएगा और क्या रह जाएगा A1 माइनस A2 क्योंकि T1 क्या आ जाएगा कॉमन आ जाएगा। अब हमें निकालना क्या है, अविष्ट कार्य निकालना है, तो कार्य निकालने के लिए क्या करेंगे, अविष्ट कार्य, तो अविष्ट कार्य निकालने के लिए मैंने फॉर्मूला बताया क्या होता है, W बराबर होता है x2 माइनस x1 T1 प्लस T2 बटे 2, अर्थात कुल विस्तार इंटू डोरी में तनाव का माध्य। कुल विस्तार क्या हो जाएगा A1 प्लस A2 माइनस L हो जाएगा, और प्रारंभिक जो उसका विस्तार होगा T1 वाला वो 0 होगा, और सेकंड वाला क्या हो जाएगा लैम्बडा बटे L A1 प्लस A2 माइनस L, और उसका क्या हो जाता है माध्य होता है तो बटे 2 आ जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे लैम्बडा बटे L
बटे 2 आ जाएगा, तो लैम्बडा बटे 2L बाहर आ जाएगा। A1 प्लस A2 माइनस L और A1 प्लस A2 माइनस L ये दोनों हो जाएंगे, तो इनको क्या करेंगे L का मान रख देंगे, स्क्वायर में हो जाएगा क्योंकि दोनों सेम है, तो ये क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो A1 प्लस A2 L का मान रख दिया यहाँ से इक्वेशन नंबर 3 से। तो इसको सॉल्व कर लेंगे हम, इसको एलसीएम लेकर के सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा A1 T1 माइनस A2 T2 का स्क्वायर बटे 2 A1 माइनस A2 और T1 माइनस T2 आ जाएगा। हो गया सॉल्व। अब कर देखते हैं हम क्या होता है गतिज ऊर्जा। अब पढ़ते हैं गतिज ऊर्जा क्या होती है। आपने पढ़ा होगा गतिज ऊर्जा क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है 1/2 mv स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है mgh होती है, अर्थात जिसको लिख सकते हैं हम W इंटू एच। डब्ल्यू का यहाँ पर कार्य है और एच क्या है यहाँ पर ऊंचाई है। अब हम पढ़ते हैं कि इम्पोर्टेंट है इक्वेशन है जिसे कहते हैं कार्य ऊर्जा समीकरण। ये इसको वेरी इंपॉर्टेंट डाल लेना, कार्य ऊर्जा समीकरण को देखते हैं वो क्या होती है। आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा इसका स्टेटमेंट। एक कण चीकने से समतल वक्र पर दिए हुए संरक्षित बलों के प्रभाव से गतिमान है। ऊर्जा के नियम से इसकी गति का वर्णन करना तथा सिद्ध करना कि गति में इसकी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग अचर है। यह आपको स्टेटमेंट दे रखा है इसका गति कार्य ऊर्जा समीकरण का। देखते हैं हमने क्या ले लिया, इसमें 2 एक्सिस ले लिए एक्स और वाई, एक 0 इसका पॉइंट है, मूल मतलब ओरिजिन है, वहाँ से एक लाइन खींच ली हमने सीधी स्ट्रेट लाइन। उसके लिए उसको क्या मान लिया हमने MB/dV/ds मान लिया। यहाँ पर हमने कोई इस स्ट्रेट लाइन पर एक पॉइंट मान लिया P, उस बिंदु P से 2 एक्सिस ले लिए एक्स और वाई, और एक हमने R एक क्या ले लिया इस पर अवलंब प्रतिक्रिया बल ले लिया, वो क्या है mv²/ρ है। S क्या है इसकी डिस्टेंस है इस चाप की। अब तो ये हमने माना कण का द्रव्यमान हमने क्या मान लिया m है। माना कण पर लगने वाले बल के किसी समय t पर अक्षों के समांतर वियोजित भाग क्या हो जाएगा xy हो जाएगा भाई, इसका वियोजित भाग क्या हो जाएगा xy t समय पर, और p पर अवलंब प्रतिक्रिया बल क्या लगा दिया हमने r। तो हम क्या जानते हैं स्पर्शरेखीय अवलंबिक गति समीकरण से, स्पर्शरेखीय बल क्या होता है, स्पर्शरेखीय वेग मैंने जो प्रीवियस यूनिट थी उसमें कराया था, फर्स्ट यूनिट में हमने स्पर्शरेखीय वेग, अवलंब वेग, स्पर्शरेखीय त्वरण, अवलंब त्वरण, इससे संबंधित जानकारी के लिए आप पिछली वीडियो देखें। तो हम जानते हैं स्पर्शरेखीय वेग क्या होता है mv/dv/ds होता है। तो द्रव्यमान के लिए क्या हो जाएगा mv/dv/dx। तो हम किसके लिए निकाल रहे हैं, इस अक्ष के लिए, एक्स अक्ष के लिए क्या होता है, एक्स पर क्या होता है cos थीटा, वाई पर क्या होता है sin थीटा। तो क्या लिख दिया इसको x cos साइन प्लस y sin लिख लिया। अब क्या निकालते हैं हम अवलंबिक गति। अवलंबिक गति निकालने के लिए क्या करते हैं mv²/ρ होता है अवलंबिक गति में। इसके लिए क्या हो जाएगा y अक्ष पर तो y cos साइन माइनस x sin, और साथ में क्या आ जाएगा अवलंबिक प्रतिक्रिया बल क्या आ जाएगा r। यहाँ पर cos साइन बराबर क्या है dx/ds है, और sin बराबर क्या है dy/ds है। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हम पुट करेंगे किसकी वैल्यू, cos साइन और sin की वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि cos साइन तो किस पर है x अक्ष पर है, मैंने अभी बताया था, और y किस पर है sin किस पर है y अक्ष पर, तो dy/ds। तो 1/2 ये s क्या है चाप है, तो 1/2 mv² बराबर क्या हो जाएगा, और इंटीग्रेशन कर देंगे किसका इक्वेशन नंबर फर्स्ट का, तो इसका क्या हो जाएगा 1/2 और dv/ds वाले का क्या आ जाएगा 1/2 mv² बराबर, इसका इंटीग्रेशन करेंगे cos का क्या हो जाएगा s के सापेक्ष क्या आ जाएगा x, तो dx x dx प्लस y dx प्लस c, ये क्या हो जाएगा कांस्टेंट समाकलन आ जाएगा। अब हमने मान लिया कि माना यदि फाई एक्स वाई का पूर्ण अवकलज है तो x dx प्लस y dy ये वाला, तब ये क्या हो जाएगा x dx प्लस y dy बराबर हमने मान लिया d फाई। अब इसका क्या करेंगे हम पार्शियल डिफरेंशिएशन, वो क्या होता है डेल फाई अपॉन डी एक्स डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल फाई अपॉन डेल वाई डी वाई, जहाँ x बराबर क्या है x का मान तो है यहाँ पर, इनका कंपेयर कर लेंगे दोनों तरफ dx और dy का, तो x बराबर क्या आ जाएगा डेल फाई अपॉन डेल एक्स, और y बराबर क्या आ जाएगा डेल फाई अपॉन डेल वाई आ जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा इक्वेशन नंबर इसमें मान रख देंगे हम डेल एक्स, इसका मान क्या आ जाएगा 1/2 mv², और इसका अवकलज को की जगह क्या रख सकते हैं हम फाई एक्स वाई प्लस सी, इसको डाल दिए इक्वेशन नंबर
सेकंड। जब x बराबर x0 और y बराबर y0 है तो b बराबर क्या होगा, b0 होगा। तो इसमें क्या करेंगे हम, 1/2 m v की जगह क्या रख देंगे, v0 का स्क्वायर प्लस 5 x0 y0 प्लस c। इसको डाल दिया इक्वेशन नंबर मैंने 3, इक्वेशन नंबर 3 डाल दिया। अब क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 माइनस 3 करते हैं। इक्वेशन 2 में से क्या करेंगे, 3 को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 1/2। इक्वेशन नंबर 2 क्या थी, 1/2 एम बी स्क्वायर, तो 1/2 एम बी स्क्वायर में से 3 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का v0 स्क्वायर फाइव ऑफ एक्स वाई माइनस फाइव ऑफ x0 y0। तो इसके लिए कार्य क्या हो जाएगा, x0 से भाई x0 से कहाँ तक जा रहा है, xy तक जा रहा है, x dx ही है होता ही है। तो 5x माइनस 5x0 y0, इसका क्या हो, ये अवकलत था तो ये क्या हो जाएगा, इसको खोल देंगे तो 1/2 एम बी स्क्वायर माइनस का 1/2 एम v0 का स्क्वायर 5xy और 5x0 y0। ये क्या कहलाता है, प्रिंसिपल ऑफ काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा का क्या कहलाता है, ये सिद्धांत कहलाता है। अब हम निकालते हैं क्या, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल और पी। हमने मान लिया कि बिंदु पी पर, पॉइंट पी था, उस पर स्थित ऊर्जा क्या होगी। तो हमने मान लिया कि वो बिंदु क्या है, x1 y1 मान लिया। तो उसके लिए क्या हो जाएगा, xy से x1 y1, तो x dx dy, xy से x1 y1 और क्या हो जाए, ये क्या था d5 माना था, तो इसको खोल लिया x1 y1 माइनस x फाइव ऑफ एक्स वाई। ये दोनों क्या हैं, लगभग सेम से हैं, तो इस क्या लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, दोनों को जोड़ेंगे तो एक्स वाई से एक्स वाई कट जाएगा, तो ये रह जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 5 ऑफ एक्स वाई प्लस सी, मतलब कांस्टेंट रह जाएगा। अर्थात इसको क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अब हम करते हैं क्वेश्चन सॉल्व। आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन है कि एक बंदूक दे रखी है कि गोली एक लकड़ी के तख्ते में घुसकर उसके वेग के 1/15 भाग को खो देती है। ऊर्जा के सिद्धांत से यह ज्ञात कीजिए कि गोली को ब्रह्मावस्था में लाने के लिए ऐसे कितने तख्तों की आवश्यकता होगी। तो इसको निकालने के लिए हमने क्या करा, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। माना गोली का द्रव्यमान हमने क्या मान लिया, m मान लिया, और वेग क्या मान लिया हमने v। तो तख्ते की मोटाई क्या मान ली हमने, भाई x मोटाई का क्या है, तख्ता है, और उस पर लकड़ी पर प्रतिरोध लग रहा है p। क्योंकि गोली तख्ते में घुसकर अपने वेग का कितना भाग खो देती है, 1/15 भाग, ये क्वेश्चन में दे रखा है। अब वो 1/15 भाग खो देगी तो बचा हुआ भाग कितना रह जाएगा, 14/15 भाग वेग से वो बाहर निकलेगी। इतना तो वो उसमें घुसती है, जब जार वेग है इतना, जब उसमें अंदर जाएगी तो उसमें क्या हो जाएगा, वेग 1/15 भाग हो जाएगा। अब वो बाहर निकलेगी उससे, तो उसके लिए वेग क्या हो जाएगा, 14/15 भाग वेग हो जाएगा। तो हम जानते हैं ऊर्जा समीकरण क्या होती है, 1/2 एम बी स्क्वायर माइनस 1/2 एम बी स्क्वायर। तो ये अभी मैंने बताया था, तो 1/2 एम बी स्क्वायर, तो वेग क्या है उसका 14/15 वी का स्क्वायर माइनस 1/2 एम बी स्क्वायर, उसको प्रारंभिक वेग था, तो माइनस का क्या हो जाएगा, प्रतिरोध के लिए इतनी मोटाई का माइनस का पी एक्स हो जाएगा। इसको डाल दिया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डाल दिया मैंने। अब माना गोली ब्रह्मावस्था में लाने के लिए कितने तख्ते चाहिए, उसको n तख्तों की आवश्यकता होती है। तो क्या हो जाएगा, 1/2 एम बी स्क्वायर मतलब प्रारंभिक 0 माइनस 1/2 एम बी स्क्वायर बराबर माइनस का पी एन एक्स। कितने तख्ते चाहिए, n तख्ते चाहिए उस प्रतिरोध की मोटाई के लिए। तो इसको डाल दिया क्वेश्चन नंबर मैंने सेकंड। अब क्या करेंगे, यहाँ से p का मान हटाने के लिए, p को हटाना है, तो p को हटाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर मान रख देंगे किसका, यहाँ पर पी एक्स का मान, यहाँ से यहाँ पी एक्स का मान रख देंगे, क्या आ जाएगा 1/2, इसमें रखो पी एक्स का मान यहाँ से, तो 1/2 माइनस 1/2 एम बी स्क्वायर वाला माइनस का पी एक्स, तो पी एक्स की जगह क्या आ जाएगा, बटे में यहाँ से बटे में क्या आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, इसका बटे में n आएगा, कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा माइनस का 1/2 एम बी स्क्वायर अपॉन एन। यहाँ पे मान रख दिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। तो n बराबर क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो हमको क्या निकालना है, n का मान निकालना है। 1/2 एम बी स्क्वायर से 1/2 एम बी स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ से n, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 7 सही 22/29, अर्थात 8 प्लैंक चाहिए हमें। कितने तख्ते चाहिए, 8 तख्तों की आवश्यकता होगी गोली को, अगर हमें किस में लाना है, ब्रह्मावस्था में लाना है तो। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी अचर बल के अधीन चलने वाले m द्रव्यमान के एक
कण की औसत गतिज ऊर्जा किसी समय अंतराल में 1/6 m u1 का स्क्वायर प्लस u1 u2 प्लस u2 का स्क्वायर होगी यदि u1 u2 प्रारंभिक और अंतिम वेग हों। यह भी सिद्ध कीजिए कि उस समय के अंतराल के मध्य की गतिज ऊर्जा से अधिक और अर्ध मार्ग की गतिज ऊर्जा से कम है। यह सिद्ध करना है हमें। तो हमें क्वेश्चन क्या दे रखा है कि बल क्या है, अचर है। चूंकि बल क्या दे रखा है, हमें अचर दे रखा है। जब बल अचर है तो क्या हो जाएगा, त्वरण भी अचर होगा, क्योंकि बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो त्वरण भी क्या हो जाएगा, अचर हो जाएगा। अब मान लिया हमने त्वरण क्या है, एफ है, और यदि समय अंतराल क्या है, टी है, तो उसकी औसत गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, m/2t 0 से t v² dt हो जाएगी। और हम जानते हैं गति का फर्स्ट लॉ क्या कहता है, v बराबर u प्लस at होता है। ए क्या है, त्वरण है, तो उसको मैंने क्या माना था, f, तो ft हो जाएगा। वेग प्रारंभिक क्या है, u1, बस दो वेग दे रखे हैं, प्रारंभिक u1 और अंतिम वेग u2 दे रखा, तो u1 हो जाएगा। इसमें मान रख देंगे v का मान, तो इसको u1 का स्क्वायर, इसको खोल देंगे, u1 का स्क्वायर प्लस f² t² प्लस 2 u1 f1t dt, ये हो जाएगा। इसका क्या करेंगे, t के सापेक्ष इंटीग्रेशन कर लेंगे, तो क्या आ जाएगा 1/2 m, यहाँ से इसको करेंगे, ये 2t है, यहाँ से इसका क्या आ जाएगा, t हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे इंटीग्रेशन करने पर, तो ये आएगा 1/2 m b u1 का स्क्वायर f² t² प्लस u1 ft, मतलब इसको इंटीग्रेशन किया t के सापेक्ष। लेकिन हम जानते हैं u2 बराबर क्या हो जाएगा, u1 प्लस ft, मतलब अंतिम वेग बराबर क्या होता है, प्रारंभिक वेग प्लस उसका त्वरण और समय अंतराल। तो यहाँ से ft बराबर क्या आ जाएगा, u2 माइनस u1। अब यहाँ से ft का मान इन दोनों में रख देंगे, यहाँ पे ft रख देंगे और इस पर भी ft का मान रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, औसत गतिज ऊर्जा 1/2 m u1 का स्क्वायर प्लस यहाँ से रखोगे u2 माइनस u1 का 3 तो आ जाएगा, u1 2 माइनस u1 का स्क्वायर प्लस u1 ft का मान रख दिया u2 माइनस u1। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/6 m u1 का स्क्वायर प्लस u2 का स्क्वायर प्लस u1 u2। ये हमें ज्ञात करना था, क्वेश्चन में दे रखा है, वो ज्ञात हो गया। अब क्या करते हैं, हम आगे सॉल्व करते हैं इसको। माना कण का अंतराल के मध्य में वेग क्या है, v है, तब v बराबर क्या हो जाएगा, u1 प्लस ft/2। मध्य अंतराल में क्या होगा, आधा होगा समय अंतराल, तो ft/2 होगा, अर्थात u1 प्लस 1/2 ft का वैल्यू रख दिया u2 माइनस u1, तो क्या आ जाएगा u2 माइनस u1। इसको सॉल्व कर दिया, क्योंकि ये हाफ है या आधा, इसको सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, u1 प्लस u2/2। अब अंतराल के मध्य गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, 1/2 mv² हो जाएगी। और v बराबर क्या आया था यहाँ पर, u1 प्लस u2/2, यहाँ पर रख दिया v का मान u1 प्लस u2/2 रख दिया। सॉल्व किया, क्या आ जाएगा 1/8 u1 प्लस u2 का स्क्वायर आ जाएगा। m और रह जाएगा, m और आएगा यहाँ से। अब क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर, इसको फर्स्ट डाला था, इसको सेकंड डाला था, इक्वेशन फर्स्ट में सेकंड जाएगा तो क्या है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/6 m u1 का स्क्वायर, इसमें से 1/8 m/8 वाला ये घटा देंगे, तो क्या आ जाएगा m/24 u1 का स्क्वायर प्लस u2 का स्क्वायर माइनस का 2 u1 u2। इसको और सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा u2 माइनस u1 का स्क्वायर, तो m/24 आ जाएगा। अतः औसत जो गतिज ऊर्जा है हमारे पास, औसत गतिज ऊर्जा ये थी, यह है अंतराल के मध्य गतिज ऊर्जा क्या आ रही है हमारे पास, m/8 u1 प्लस u2 का स्क्वायर से क्या है, अधिक है भाई, ये अधिक ही तो होगी, किससे, इक्वेशन नंबर सेकंड से इक्वेशन नंबर फर्स्ट अधिक होगी, क्योंकि यहाँ भागित 6 और यहाँ भागित क्या है 8 है। अब हमने पुनः मान लिया कि कण का द्वारा t अंतराल में चली गई दूरी क्या है, x मान ली हमने, तो कण का x/2 दूरी पर वेग क्या हो जाएगा, v, भाई आधी दूरी पर वेग क्या है उसका v है, तब क्या हो जाएगा u2 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, u1 का स्क्वायर प्लस 2f(x), अर्थात v² बराबर क्या हो जाएगा, u1 का स्क्वायर प्लस 2f(x/2), आधी दूरी चलेगा तो क्या हो जाएगा x/2। तो इन दोनों को सॉल्व किया, इसको 2 से गुणा कर दिया मैंने पूरे को, तो क्या आ जाएगा 2v² प्लस u2 का स्क्वायर प्लस u1 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको मान रख देंगे यहाँ पर u1 प्लस 2ft वाला, तो यहाँ से आ जाएगा u2 का स्क्वायर प्लस u1 का स्क्वायर। अब हमें क्या ज्ञात करनी है, अर्धमार्ग पर उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्ञात करनी है। अर्धमार्ग पर क्या हो जाएगी, 1/2 mv² होगी, v का मान यहाँ से रख दिया, क्या आ जाएगा 1/4 m u1 का स्क्वायर प्लस u2 का स्क्वायर आ जाएगा। v² का मान रखा था। अब क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 में से इक्वेशन नंबर
फर्स्ट को घटा देंगे। फर्स्ट वाला ये था 1/6 वाला जो मेन काइनेटिक एनर्जी, उसको घटा देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1/4 mu2 का स्क्वायर में से 1/6 ये वाला घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 1/12 mu1 का स्क्वायर माइनस 2 u1 प्लस u2 का स्क्वायर अर्थात m/12 u2 माइनस u1 का स्क्वायर। अतः जो औसत गतिज ऊर्जा थी वो अर्धमार्ग की गतिज ऊर्जा से क्या है, कम है। औसत गतिज ऊर्जा क्या है हमारे पास 1/6 है और यहाँ पर अर्धमार्ग की गतिज ऊर्जा क्या आ रही है 1/4, वो 6 है बटे में ये 4 है तो क्या होगी ये अधिक होगी अर्धमार्ग की। तो ये लिखा है औसत गतिज ऊर्जा अर्धमार्ग की गतिज ऊर्जा से क्या है, कम है। तो ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगले उसमें देखेंगे वीडियो में।